नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। चलिए देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में कई कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जहां कोरोना की कई लहर सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में भी कुछ राज्यों में अचानक से केस बढ़ने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पॉजिटिव रेट काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की इस वेव को यहीं नहीं रोका गया तो देशव्यापी असर देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, भय का माहौल नहीं बनाना। हमें जनता को परेशानी से मुक्ति दिलानी है और पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट को फिर से गंभीरता से लेना होगा। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या 70% से ऊपर लानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार होनी चाहिए। देश में हम करीब 30 लाख वैक्सीन रोज लगा पाए हैं। ऐसे में इसी रफ्तार को बढ़ाना होगा। इसके लिए वैक्सीन वेस्टेज को रोकना होगा। प्रधानमंत्री बोले कि इस बार देश के ऐसे इलाकों और जिलों में भी संक्रमण में वृद्धि देखने को मिल रही है जो सेफ जोन थे। देश में 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में 150% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इस महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी संकट पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई इलाकों में लॉकडाउन लागू किया। साथ ही राज्य में कोरोना को लेकर 31 मार्च तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी करते हुए सभी कार्यालयों को 31 मार्च तक 50% कर्मचारियों की क्षमता में काम करने को कहा है। साथ ही बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी है। वहीं गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 31 मार्च तक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया। महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के मामलों को भोपाल और इंदौर समेत 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। सभी जगहों पर अगले आदेश तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं, अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आने जाने की अनुमति दी गई है। वहीं सामूहिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं होगी। एंटीलिया केस में बढ़ती जांच के बीच उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह अब हेमंत नगरले मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे। परमबीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में किया गया। बता दें कि एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से परमबीर सिंह पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उन्हें हटाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। मंगलवार की रात को परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली संदिग्ध कार मामले में नया मोड़ सामने आया। इस केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सीनियर ऑफिसर्स ने सचिन वाजे की पूरी प्लानिंग होने की बात कही। सचिन वाजे के ऑफिस में एनआईए की छापेमारी हुई। साथ ही करीब 11 घंटे तक पूछताछ चली। इस दौरान एनआईए ने वाजे का मोबाइल और आईपैड समेत मर्सिडीज कार जो है जब्त की। एनआईए सूत्रों के मुताबिक वाजे ने मनसुख हिरेन से 17 फरवरी को इसी कार में मीटिंग की थी। मुंबई पुलिस के अधिकारी रहे सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहस्य को सुलझा रही है। एनआईए ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिख रहा है वो सचिन वाजे है, जो लंबे रुमाल से सर को बांधे दिख रहा है। बंगाल में नजदीक आते विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि 27 मार्च को राज्य में पहले चरण की वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। इसी कड़ी में झारग्राम रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोरोना वैक्सीन को बंगाल में मुफ्त में लगाने का ऐलान किया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर बिहार के लोगों को मुफ्त कोरोना टीकाकरण करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने टीके उपलब्ध नहीं कराए। उन्होंने जनता से झूठ बोला। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि बंगाल को केंद्र से वैक्सीन नहीं मिल रही है।
रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी धोखेबाज है जो देश को बर्बाद करने में लगी है। मैंने केंद्र सरकार से वैक्सीन भेजने को कहा है, लेकिन वैक्सीन नहीं भेजी गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 100 दिनों के काम में बंगाल देश में नंबर 1 है। ममता बनर्जी बोली कि टीएमसी सरकार ने जो काम किया है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ है। 27 लाख परिवारों को नल का पानी पहुंचाया गया। राज्य में 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, 1 साल में 5 लाख जॉब के अवसर तैयार करेंगे। ममता ने कहा कि राज्य में 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगाई जाएंगी। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि सामान्य जाति के हर परिवार को हर महीने 500 रुपए, अनुसूचित जाति और सबकास्ट के परिवार को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। विधवा महिलाओं को मई से 1000 रुपए दिए जाएंगे। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 मार्च को बंगाल के पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद 20 मार्च को मिदनापुर और 21 मार्च को बांकुरा में रैली करेंगे। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की एक सीट पर भी चुनाव होंगे। 17 अप्रैल को सभी जगहों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी और 15 दिन बाद यानी कि 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि 2 मई को ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। फोन टैपिंग पर राजस्थान सरकार के कबूलनामे के बाद सियासी हलकों से लेकर विधानसभा तक माहौल गर्म है। विधायकों और मंत्रियों के फोन टैपिंग करने को लेकर राजस्थान विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। राजस्थान विधानसभा में हंगामे और नारेबाजी के बीच बीजेपी के कुछ विधायक धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फोन टैपिंग बीजेपी के लोगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के कपड़े को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि औरतों को फटी हुई जींस में देखकर हैरानी होती है। उनके मन में सवाल उठता है कि इससे समाज में क्या संदेश जाएगा। इससे पहले तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान राम और कृष्ण से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में भगवान राम और कृष्ण की तरह मानने लगेंगे। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने से संबंधित केंद्र सरकार के विधेयक के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिल के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कानून से दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा। केजरीवाल ने पूछा कि इस कानून के बाद दिल्ली सरकार और जनता का क्या होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कृष्ण रेड्डी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया था। विधेयक के मुताबिक दिल्ली सरकार को विधानसभा में कोई भी कानून बनाने के लिए उपराज्यपाल से सलाह मशवरा करना होगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। दिल्ली निवास में सांसद रामस्वरूप शर्मा का शव फंदे से लटका मिला। दिल्ली स्थित आरएमएल अस्पताल के पास बने फ्लैट में सांसद का निवास है, जहां उनका शव फंदे से लटका हुआ मिला। आवास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। दिल्ली पुलिस को बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के स्टाफ ने बताया करीब सुबह 8:30 बजे उनका कमरा अंदर से लॉक था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि रामस्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे। उनके असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से पीड़ा हुई। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुख जताते हुए कहा कि ये उनके जाने का समय नहीं था। वो एक सरल स्वभाव के ईमानदार सांसद थे। उनके अचानक निधन से आहत हूं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा एक कर्मठ ईमानदार छवि के नेता थे। उन्होंने कहा कि वो अपने साथी पंडित रामस्वरूप शर्मा के निधन से दुखी हैं। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने भी सांसद रामस्वरूप के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सांसद रामस्वरूप का निधन बहुत दुखद है। वो बेहद सरल स्वभाव के इंसान थे। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद से बीजेपी में गम का माहौल है, जिसके चलते बीजेपी की ओर से बुलाई गई
संसदीय दल की बैठक फिलहाल रद्द कर दी गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 111वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानून लाए। टिकरी बॉर्डर धरना स्थल पर किसानों की तरफ से निर्माण को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसको लेकर किसानों में रोष है। किसानों ने प्रशासनिक अमले का घेराव किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की वकालत की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि न डरेंगे न झुकेंगे, अत्याचार का सामना सत्याग्रह से करेंगे। तीनों कृषि विरोधी कानून वापस लेने ही होंगे। ब्रिटेन के सांसद एवं मंत्री लॉर्ड अहमद के नेतृत्व में ब्रिटिश उच्चायुक्त एवं उप उच्चायुक्त ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान निवेश समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। वहीं बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल ने ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन के मुद्दे पर हुई चर्चा पर आपत्ति जताई और कहा कि यह हमारे देश का आंतरिक मसला है। मुख्यमंत्री ने लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन ब्रिटेन के सांसद एवं दक्षिण एशिया और राष्ट्रमंडल मामलों के मंत्री लॉर्ड अहमद और ब्रिटिश उच्चायुक्त को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संप्रभुता का ब्रिटेन को सम्मान करना चाहिए। कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को लेकर बड़ी जानकारी ली। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में सप्ताह में 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मेगा सोमवार और मेगा मंगलवार को कोरोना का विशेष टीकाकरण होगा। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 7.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बीते सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आरटीपीसीआर टेस्ट दर 93% है। मुख्यमंत्री बोले कि अब प्रतिदिन टेस्टिंग दर बढ़ाई जाएगी। पहले की तरह 25 से 30 हजार टेस्ट एक दिन में किए जाएंगे। साथ ही मास्क न पहनने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साथ ही जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सावधानी जरूरी है। उन्होंने पात्र लोगों से कोरोना वैक्सीन भी लगवाने की अपील की है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पीएम मोदी के साथ कोरोना पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होना था। इस वजह से सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए और सरकार से विकास कार्यों के लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। दौरान कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन में बीपीएल को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने सदन में सरकार से पूछा कि क्या बीपीएल के मानदंडों को संशोधित करने का कोई विचार है। बीपीएल पर सदन में यह सवाल पूछा गया। किरण चौधरी के सवालों का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय सीमा दिसंबर 2019 में 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आय सीमा बढ़ाने के अलावा हमारा बीपीएल मानदंडों में संशोधन का कोई विचार नहीं है। इस सीमा के तहत सभी बीपीएल योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं दुष्यंत चौटाला के जवाब पर कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने पूछा कि क्या बीपीएल परिवार में 1,80,000 से ज्यादा आय होती है तो क्या उस परिवार को बीपीएल की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। वहीं किरण चौधरी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पहले भी 1,20,000 की सीमा थी और इससे ज्यादा आय होने पर बीपीएल श्रेणी खत्म हो जाती थी। यही पैमाना आज भी बरकरार है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किरण चौधरी की आज भी सोच वही है जो पिछले 60 सालों से कांग्रेस की रही है, लेकिन मौजूदा सरकार गरीब परिवार का विकास कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है। वहीं सदन में कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने पूछा कि कोरोना काल के दौरान 1 फरवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कितनी अवैध कॉलोनी विकसित हुई और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।
भारत भूषण बत्रा के सवालों का कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोविड काल में 510 अवैध कॉलोनी विकसित हुई। टीसीपी विभाग की ओर से 502 कॉलोनी के करीब 2139 एकड़ इलाके में तोड़फोड़ की गई। विधायक रावदान सिंह ने सदन में पूछा कि शिक्षा मंत्री बताएं कि महेंद्रगढ़ के किसान मॉडल स्कूल की इमारत का निर्माण अगर किया गया है तो उसमें कक्षाएं कब शुरू की जाने की संभावना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान मॉडल स्कूल योजना कम नामांकन की वजह से बंद कर दी गई, इसलिए इस भवन का प्रयोग सरकारी विद्यालयों के संचालन के लिए किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान मॉडल स्कूल सरकार की योजना थी, पंचायत जमीन देगी ये कहा गया था, लेकिन केवल 6 पंचायतों ने जमीन दी। 38 करोड़ के फंड की जरूरत थी, मंजूर, मगर 6 करोड़ फंड आया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि किसान मॉडल स्कूल में कम नामांकन के कारण योजना बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि 23 संस्कृति मॉडल शुरू किए थे, जिसे हरियाणा सरकार ने बढ़ाया है। हरियाणा विधानसभा में एपीएमसी एक्ट को लेकर विधायकों की कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने इस्तीफा दे दिया। वहीं जनता टीवी से बातचीत में कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। सीएम कहते हैं कि कानून रद्द नहीं होंगे, ऐसे में अब कमेटी का कोई औचित्य नहीं। बता दें कि एपीएमसी कानून में संशोधन को लेकर हरियाणा विधानसभा में विधायकों की कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन 5 सदस्यों वाली कमेटी में से 2 कांग्रेस के थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस कमेटी को बजट सत्र के दौरान ही अपने सुझाव देने थे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन चरम पर है। विवेक बंसल ने कहा कि किसान आंदोलित है और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। बंसल ने कहा कि हरियाणा के बजट सत्र में कांग्रेस ने विपक्ष के नाते किसानों को समर्थन किया और लोकतंत्र में सभी के पास अधिकार है। विवेक बंसल बोले कि कांग्रेस ने बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपना स्टैंड साफ किया है। कांग्रेस किसानों के साथ है। वहीं कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर के घर पर हुई छापेमारी पर उन्होंने कहा कि सरकार बदले की राजनीति कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सिरसा के कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। सैलजा ने कालका और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि दोनों उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव में किसी भी नेता और कार्यकर्ता की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। हरियाणा में एक बार फिर ईडी और आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। दरअसल ईडी और आयकर विभाग ने पानीपत की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर के घर, पेट्रोल पंप समेत कई ठिकानों पर रेड की। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र 1 मई से शुरू होगा। कोरोना के चलते शैक्षणिक सत्र देरी से शुरू होगा, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया कि कम छात्रों वाले स्कूलों को मर्ज किया जाए। विभाग ने 25 से कम छात्र वाले स्कूलों की जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मर्ज कर सकते हैं। अब प्रदेश में 1057 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में 25 से कम छात्र वाले 743 प्राथमिक स्कूल बंद होंगे। कम विद्यार्थियों वाले 314 मिडिल स्कूल भी बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। दंगल गर्ल गीता और बबीता फोगाट की ममेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक वो कुश्ती के फाइनल मुकाबले में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर सकी और सोमवार की रात अपने फूफा महावीर फोगाट के गांव बलाली स्थित मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गांव राजस्थान के झुंझुनू जिले के जैतपुर में किया गया। आपको बता दें कि मृतका अपने फूफा पहलवान महावीर फोगाट की अकेडमी में पिछले 5 साल से प्रशिक्षण ले रही थी। अंबाला में पुलिस अवैध शराब का कारोबार करने वाले तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस और एक्साइज विभाग ने शराब तस्करी करने वालों को अलग अलग जगह छापेमारी की। बताया जा रहा है कि एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव मनचौड़ा से अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी तस्कर से अवैध शराब भी बरामद की। यमुनानगर में पुराने विवाद को लेकर 2 ज्वेलर्स आपस में भिड़ गए। दोनों ज्वेलर्स ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पीड़ित ज्वेलर के मुताबिक पिछले 20 सालों से उनकी कोहिनूर ज्वेलर के नाम से ज्वेलरी शॉप है। साथ ही 4 साल पहले खुली ज्वेलरी शॉप के लोग बेवजह झगड़ा करते हैं। फिलहाल इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरसा में सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से शहर के बाजार समेत 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। वही टीम ने मावा, दूध, पनीर और दही जैसी चीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री विद्यार्थियों को परीक्षाओं का तनाव दूर करने की टिप्स देंगे। आपको बता दें कि यह चर्चा अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी। यह चर्चा व्हाट्सएप के जरिए की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए प्रदेश के 8500 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सांसद रामस्वरूप